तुम कॉलेज के दिनों में एक ऐसी लड़की के साथ थे जिसे तुमने प्रैक्टिकली पैसों से अपने पास रखा था। जब तक वो तुम्हारे साथ थी उसकी हर जरूरत, हर खर्च तुम उठाते थे और वो गरीब स्टूडेंट हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन उन 4 सालों में उसने कभी भी तुम्हारा साथ इज्जत से नहीं दिया। फिर अचानक तुम्हारे घर की हालत बिगड़ गई, फैमिली बैंकरप्ट हो गई और जैसे ही तुमने उससे ब्रेकअप किया वो पूरी तरह ठंडी पड़ गई। बिना पीछे देखे, बिना गुड बाय कहे वो बस चली गई और हालात ऐसे बने कि एक होटल इंसिडेंट में सारा ब्लेम तुमने अपने ऊपर ले लिया, जबकि आगे चलकर वही लड़की एक पावरफुल फीमेल प्रेसिडेंट बन गई। अब उसका एक सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड है और सालों बाद जब वो तुमसे मिलती है तो कैजुअली पूछती है कि क्या तुम्हें पछतावा है। तुम सीधा जवाब देते हो नहीं, लेकिन अंदर से वो खुद मानती है कि पछतावा उसे है। इतने सालों बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तुमने कभी नहीं सोचा था कि चू यूयू से इस तरह मुलाकात होगी। रिक्रूटमेंट के दौरान तुम जानबूझकर अपना सिर झुकाए रखते हो क्योंकि डर है कि वो तुम्हें पहचान ना ले। तभी डायरेक्टर जंग तुम्हें आवाज लगाते हैं और कैजुअली कहते हैं कि कैट टावर के पास जाकर वाइन लिविंग रूम में पहुंचा दो। तुम तुरंत हाँ बोलते हो, वाइन उठाते हो और निकल जाते हो। डिम लाइट की वजह से चू यूयू तुम्हें पहचान नहीं पाती और डायरेक्टर जांग भी कैजुअली बता देते हैं कि उन्हें बस इतना पता है कि मिस्टर चू लिंचिंग से हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन चू यूयू की नजर लगातार होटल के दरवाजे की तरफ टिकी रहती है, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। वो जानबूझकर धीरे चलती है, ये सोचकर कि वाइन देने के बाद शायद वो इंसान वापस दिख जाए, लेकिन होटल के अंदर जाते ही वो गायब हो चुका होता है। जब वो पूछती है कि वाइन लेकर आया एम्प्लॉय कहाँ गया, तो डायरेक्टर सन थोड़ा कंफ्यूज होकर बताते हैं कि वो चेन फैन था। जैसे ही ये नाम सुनाई देता है, चू यूयू के चेहरे का कंट्रोल पूरी तरह टूट जाता है। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि उसे अभी जाने ना दिया जाए। बैंक्वेट के बाद उसे कुछ पूछना है। डायरेक्टर सन हैरान होकर पूछते हैं कि क्या वो उसे जानती है, लेकिन वो बस इतना कहकर निकल जाती है कि वो एक छोटी सी एम्प्लॉई है लेकिन काफी स्मार्ट है, उसे बाद में कुछ काम देना है। असल में वो उसे रोकना चाहती थी। दूसरी तरफ तुम बाथरूम में छिपकर ये सब सुन लेते हो और समझ जाते हो कि कुछ गड़बड़ है। तुम डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हो कि आज जल्दी जाना जरूरी है, लेकिन वो बीच में ही काट देते हैं और साफ बोलते हैं कि आज नहीं बल्कि कल से भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़े गेस्ट दाओशेंग ने स्पेसिफिकली तुम्हें मांगा है और वो इतना पावरफुल है कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। ये सुनकर तुम अंदर से घबरा जाते हो क्योंकि सैलरी मिलने वाली है और तुम्हें उस पैसों से माँ के लिए दवा खरीदनी है। अब तुम सोच में पड़ जाते हो कि आखिर ये बड़ा आदमी कौन है। रात करीब 11 बजे तुम एलिवेटर के पास डॉक्टर जांग को ड्रंक हालत में बाहर आते देखते हो, लेकिन चू यूयू कहीं नजर नहीं आती। हॉल में लौटते ही सुपरवाइजर तुम्हें चेतावनी देता है कि आगे जो भी कहा जाए बस वो करो, सवाल मत पूछना, क्योंकि अगर गेस्ट नाराज हुआ तो सबसे पहले तुम्हें और फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ होटल रूम में चू यूयू थोड़ी ड्रिंक करके विंडो के पास खड़ी है, रात के शहर को देख रही है, लेकिन आयरनी ये है कि उसे खुद अपने घर की दिशा तक नजर नहीं आती, क्योंकि असल में अब उसका कोई घर ही नहीं बचा। 1 साल पहले उसने अपने ही पिता को जेल भिजवाया था और जब उसकी माँ और भाई कंपनी में हंगामा करने आए तो उन्हें भी पुलिस के हवाले कर दिया। ये सब करने के बाद उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे दुनिया फाइनली शांत हो गई हो। बचपन से ही वो उस घर से निकलना चाहती थी। उसे याद आता है कि कैसे उसकी दादी ने छुपकर कई लेयर्स में टॉयलेट पेपर लपेटकर उसे एक छोटा सा ग्रीन कैंडी दिया था, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि उसके भाई ने वो छीन लिया। गुस्से में उसने उसे जमीन पर फेंक दिया और पैरों से कुचल दिया। सिर्फ 7 साल की उम्र में वो स्कूल से लौटकर घर के सारे कपड़े धोती थी, क्लमजी तरीके से खाना बनाती थी। उसकी जिंदगी शुरू से ही स्ट्रगल, ह्यूमिलिएशन और अकेलेपन से भरी रही और अब इतने साल बाद वही पास्ट अचानक उसके सामने खड़ा होने वाला है। लेकिन बचपन से ही उसकी जिंदगी इतनी कठोर थी कि छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए दर्द बन जाती थी। जब उसने अपने घर के लिए खाना बनाया तो उसकी माँ को वो पसंद ही नहीं आया, बस ये कहकर कि चावल ठीक से पके नहीं है। वो अपने पति और बेटे को लेकर बाहर खाने चली गई और उसे अकेला छोड़ दिया। 11 साल की उम्र में भी फर्क साफ दिखता था। उसका भाई हफ्ते के 30 युआन खर्च करता था, जबकि उसे सिर्फ 5 युआन मिलते थे। इतने कम पैसों में स्कूल का खाना खरीदना भी मुश्किल था, इसलिए वो सस्ते स्टीम्ड बन्स खरीदकर अपने बैग में भर लेती थी और उन्हीं से दिन निकालती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि उसे अपने ही माता पिता का पता नहीं चलता। वो स्कूल के गेट पर खड़ी होकर हंगामा करती, लेकिन अंदर से डर इतना था कि स्कूल को परेशानी ना हो, इसीलिए रात में छुपकर छत पर चढ़ जाती थी। हर दिन बस एक और दिन जिंदा रहने की कोशिश बन गया था। अगले दिन जब वो स्कूल छोड़कर रिजर्वायर की तरफ जा रही थी, तभी वही लड़का उसे फिर मिल गया जिसने उसकी जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ला दिया। सच तो ये था कि उसे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी। अगर हालात अलग होते तो वो सच में उस लड़के के साथ रहना चाहती, क्योंकि उसकी नजर में वो लड़का किसी चमकते हुए इंसान की तरह था। लेकिन फिर भी उसने उसके पैसे स्वीकार किए। ना उसने वो पैसे अपने परिवार को दिए और ना ही खुद इस्तेमाल किए। 3 साल तक वो उसके साथ रही और उस दौरान उसे थोड़ी सी खुशी भी मिली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो उसके लिए बस एक कमोडिटी है। और जब उस लड़के ने सच में उसे उसी नजर से ट्रीट किया तो वो दर्द उसके अंदर गहराई तक उतर गया। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई, ना ही उसे जेलसी दिखाने की हिम्मत हुई। कुछ समय के लिए वो लड़का गायब हो गया और जब दोबारा मिला तो उसने साफ कह दिया कि अब उसकी नई गर्लफ्रेंड है और उसे उसकी जरूरत नहीं, उस
पल वो धीरे से अपनी सारी सेविंग्स निकालती है, वो सारे पैसे जो उसे उसी लड़के ने दिए थे। उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ वो चाहिए था, लेकिन उस लड़के ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। 3 साल उसके लिए बिल्कुल बेकार थे। उसकी पहचान बस एक चीज से जुड़ी रह गई, उसकी बाजू पर बना हरा टैटू जो उसकी सफेद स्किन के साथ अलग ही नजर आता था। ये वही निशान था जो चेन फैन ने उसे दिया था। और ब्रेकअप के अगले ही दिन उसने खुद को चोट पहुंचाकर उस दर्द को हमेशा के लिए याद रखने का फैसला किया था। उसके लिए वो लड़का उसके अपने माँ बाप से भी ज्यादा दर्द दिए देने वाला बन चुका था, क्योंकि उसने उसे उम्मीद दी थी और फिर सब कुछ तोड़ दिया। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। चू यूयू जल्दी से अपनी आंखें पोंछती है, खुद को संभालती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही जैसे वक्त थम जाता है। सामने चेन फैन खड़ा होता है। दोनों कुछ सेकंड तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। चेन फैन की नजर उसके बालों पर टिक जाती है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। चू यूयू कैजुअली उसे अंदर आने को कहती है और लगेज रखने के लिए बोलती है। चेन फैन चुपचाप सामान बेड साइड पर रख देता है और वापस जाने लगता है। तभी पीछे से उसकी ठंडी आवाज आती है। वो उसे रोक कर कहती है कि गर्म पानी लेकर आओ, उसे अपने पैर धोने हैं। चेन फैन बिना कुछ बोले डिस्पोजेबल कवर लगाकर फुटबाथ तैयार करता है और पानी लेकर आता है। चू यूयू सोफे पर बैठ जाती है, अपने पैर मोड़कर, और उसे नीचे झुकने को कहती है क्योंकि वो सीधा खड़े होकर ठीक से देख नहीं पा रहा। चेन फैन बार बार खुद को एडजस्ट करता है और आखिरकार काम के लिए झुक जाता है। वो सीन ऐसा लगता है जैसे कोई नाइट झुककर प्रिंसेस की सेवा कर रहा हो। चू यूयू की नजर बार बार उसके चेहरे और गर्दन पर जाती है। वो नोटिस करती है कि चेन फैन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस और एनर्जी नहीं है जो कॉलेज के दिनों में थी। अब वो ज्यादा हम्बल और मेच्योर लग रहा है। इस बदलाव को देखकर चू यूयू हल्की सी हंसी के साथ ताना मारती है कि लगता है पिछले कुछ साल उसके लिए आसान नहीं रहे। वो इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या उसके घर की हालत खराब हो गई। चेन फैन शांत तरीके से सिर हिलाकर बताता है कि उसके पिता के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ गई थी और अगर पहले से उसकी माँ से शादी न हुई होती तो शायद उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। चू यूयू को यह सुनकर अजीब लगता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही पुराना चेन फैन है जिसके पास हर चीज थी, अनलिमिटेड पैसे, लग्जरी लाइफ और बैंक बैलेंस हमेशा लाखों में। फिर वो कैजुअली पूछती है कि अब यहाँ कितनी सैलरी मिलती है और जब चेन फैन बताता है कि करीब 7,000 यूएन तो वो हल्की सी हंसी के साथ उसे याद दिलाती है कि कभी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा पैसे थे और अब ये अमाउंट तो उसके लिए नाइट क्लब की एक रात के खर्च जितना भी नहीं है। चेन फैन इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, बस चुप रहता है। तभी चू यूयू अपने पैरों की तरफ इशारा करके इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या वो कस्टमर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। चेन फैन मजबूरी में हाँ कहता है। ये सुनकर चू यूयू हंस पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, जैसे आयरनी उस पर हावी हो रही हो। वो कहती है कि कभी इतना प्राउड रहने वाला चेन फैन अब उसके पैर धोने को तैयार है और फिर बिना रुके उसे करने को कहती है। चेन फैन गहरी सांस लेकर उसके पैर पानी में रखता है। तभी चू यूयू अपना एक पैर उसके कंधे पर रख देती है और उसी वक्त खुद कारपेट पर बैठ जाती है। वो पोजीशन पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली थी, जैसे उसने पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल ले लिया हो और चेन फैन उस पल पूरी तरह से उसके सामने झुक चुका हो। उस पल जैसे ही चेन फैन का अंगूठा कारपेट को छूता है उसका शरीर हल्का सा सिकुड़ जाता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। वो पहले भी कई बार उसके पैर धो चुका है और अंदर ही अंदर उसे लगता है कि ये सब वो डिजर्व करता है। वो अपनी स्लीव से चेहरा पोंछकर खुद को स्टेडी करता है और फिर से वही सीरियस एक्सप्रेशन ले आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चू यूयू उसे ध्यान से देखती है और उसके अंदर का गुस्सा पहले से और ज्यादा उभर आता है। वो अपने पैर वापस पानी में डालते हुए ठंडी आवाज में कहती है कि शायद अकेले घुटनों पर बैठना अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। क्या दोनों घुटनों पर बैठने से ज्यादा आराम मिलेगा? चेन फैन बिना सिर उठाए काल्मली बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर चू यूयू हल्की सी हंसी के साथ ताना मारती है कि 7,000 यूएन की सैलरी सिर्फ इतना करने के लिए नहीं होती और अगर पैसे चाहिए तो वो और दे सकती है। फिर वो अपना बैग खोलती है और करीब 10,000 यूएन निकालकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती है। नोट्स हवा में बिखर जाते हैं, कुछ जमीन पर गिरते हैं और कुछ पानी में जा गिरते हैं, लेकिन चेन फैन बिना रिएक्शन दिए बस सिर झुकाकर उसके पैर धोता रहता है। चू यूयू यही नहीं रुकती, वो अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक कार्ड भी निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि शायद ये भी काफी नहीं होगा। चेन फैन चुपचाप सारे पैसे और कार्ड्स उठाकर टी टेबल पर रख देता है और दूसरी तरफ चू यूयू का उफनता हुआ गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। चेन फैन उसके पैर टावल में लपेटकर धीरे से पोंछता है और उसी दौरान चू यूयू एक गहरी बात पूछ बैठती है कि क्या अब भी वो वही इंसान है जो पहले था। फिर वो कैजुअली पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई। चेन फैन बड़े आराम से उसके पैर सोफा पर रखता है और कहता है कि इस शहर में शादी करना आसान नहीं है, खासकर जब कोई ऐसी लड़की मिलना मुश्किल हो जो बिना दहेज और लग्जरी के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो। फिर चू यूयू उसके पुराने फेक गर्लफ्रेंड वाले बहाने की बात उठाती है और चेन फैन साफ कह देता है कि वो लड़की असल में कभी थी ही नहीं, वो सिर्फ ब्रेकअप के लिए बनाई गई एक कहानी थी। वो जाने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है और इससे पहले कि वो कॉल ले चू यूयू बिना पूछे कॉल रिसीव कर देती है। कमरे में एक लड़की की आवाज गूंजती है जो गुस्से में पूछ रही होती है कि चेन फैन ने उसे ब्लैकलिस्ट क्यों कर
कर दिया, जबकि वो दोनों कई महीनों से साथ थे और शादी की बात भी कर रहे थे। चेन फैन थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है, लेकिन सामने आ जाता है कि ये रिश्ता बस एक ब्लाइंड डेट से शुरू हुआ था और मैक्सिमम बस हाथ पकड़ने तक ही गया था। लड़की अपनी कंडीशंस रख रही थी, जैसे कि वो एल्डर्स के साथ नहीं रहना चाहती, और चेन फैन अपनी कंडीशन बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ रहना जरूरी है। दोनों की सोच क्लैश करती है और अंत में वो कॉल कट करके उसे फिर से ब्लॉक कर देता है। चू यू इस सब को सुनकर सरकास्टिकली कहती है कि उसके पास अब भी प्यार करने का टाइम है और वो बिल्कुल नहीं बदला। जैसे पहले खेल कर छोड़ देता था वैसे ही अब भी करता है। चेन फैन काल्मली एक्सप्लेन करता है कि उसने उस लड़की को छुआ तक नहीं और उसे सच में जाना है क्योंकि उसे अपनी माँ के लिए दवा खरीदनी है। लेकिन चू यू उसे जाने नहीं देती। वो बिना स्लीपर्स पहने उसके पास आती है, उसकी टाई पकड़कर उसे नीचे खींचती है और पूछती है कि आखिर कब वो उसे जाने देगी। चेन फैन सॉफ्टली रिमाइंड करता है कि उसके कॉलिग्स जानते हैं कि वो यहाँ है, इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। लेकिन चू यू बिना परवाह किए कहती है कि जब उसने अपने ही पेरेंट्स को जेल भिजवा दिया तो अब उसे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं। फिर वो उसके ठोड़ी को छूकर एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरी हवा बदल देता है। एक रात के लिए उसने उसे कितना पैसा दिया था? चेन फैन की आंखों में हल्का सा बदलाव आता है। उसके अंदर पुराने इमोशंस जागते हैं, क्योंकि उसके लिए चू यू पहले भी खास थी और अब भी है। वो मानता है कि चाहे वो बाहर कहीं भी गया हो, दिल से हमेशा उसी के पास लौटना चाहता था। उसे चू यू के साथ होने में एक अजीब सी शांति मिलती थी, जैसे कोई बिल्ली उसके सीने में सिमट कर सो रही हो। जैसे ही चू यू उसके करीब आती है, उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो जाती है। चेन फैन एक पल के लिए उसे किस करने की सोचता है, लेकिन उसी वक्त चू यू मुस्कुराते हुए पूछती है कि अब तक उसने कितनी लड़कियों को किस किया है। ये सवाल ठंडे पानी की तरह उस पर गिरता है। उसका सारा इमोशन इंस्टेंटली पीछे हट जाता है। उसे खुद पर शक होने लगता है कि क्या चू यू अब भी उसे पसंद कर सकती है और क्या वो इसके लायक भी है। उसकी हेजिटेशन देखकर चू यू हल्का सा नाराज होती है और कहती है कि इनिशिएटिव मत लो, इससे उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और फिर बिना कोई और बात किए वो उसे डायरेक्ट आदेश देती है, जाओ शॉवर ले लो। उस पल जब चू यू उसे कहती है कि वो बेड पर उसका इंतजार करेगी, चेन फैन बिल्कुल एक वुडन डॉल की तरह बिहेव करने लगता है, जैसे उसके अंदर अपनी कोई सोच ही ना बची हो। वो चुपचाप बाथरूम में जाता है, शावर लेकर जब सिर्फ एक टॉवल में वापस बेडरूम में आता है, तब तक चू यू भी पजामास बदलकर बेड पर लेट चुकी होती है। वो आंखें बंद करके साइड में अपना सफेद सा रिस्ट रखती है और उसी पल चेन फैन को उसमें उस पुरानी मासूम लड़की की हल्की सी झलक दिखाई देती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके दिमाग में पुराने सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। बार के बाहर खड़ी वही लड़की जो उसे कॉल करके कहती थी कि जल्दी वापस आ जाओ, ज्यादा मत पीना, घर में डर लगता है। वो बार के बाहर उसका इंतजार करती थी, यहाँ तक कि कई रातें कार में अकेले सोती रही। उसने कभी सीधे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन हर छोटी बात में उसकी केयर साफ दिखती थी। चेन फैन को याद आता है कि कैसे वो उन मैसेजेस को इग्नोर करता था, कॉल्स अवॉइड करता था और उसकी सिंप्लिसिटी को वीक समझता था। अब उसे एहसास होता है कि जो चीज उस वक्त उसे सबसे इरिटेटिंग लगती थी वही असल में सबसे प्रेशियस थी। उसकी नजर अचानक चू यू के रिस्ट पर पड़ती है, जहां वो टैटू बना है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो टैटू कम और एक छुपाया हुआ घाव ज्यादा लगता है। उसकी सांस रुक जाती है। दिमाग में वो बात गूंजती है जो उसने कभी कही थी कि उसके पास सिर्फ वही है और अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो जी नहीं पाएगी। ये सोचते सोचते चेन फैन अंदर से खाली सा महसूस करने लगता है, जैसे उसकी सारी एनर्जी निकल गई हो। तभी चू यू आंखें खोलती है और कैजुअली पूछती है कि क्या वो क्लीन है, लेकिन फिर उसकी नजर उसके रिस्ट पर जाती है और वो पूछ बैठता है कि ये क्या है। इस बार चू यू जवाब देती है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है। वो कहती है कि उसके बाद उसका एक और बॉयफ्रेंड था और ये निशान उसी से लड़ाई के दौरान आया। फिर अचानक वो उसे घूरकर कहती है कि अब वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती और उसे कमरे से निकल जाने को कह देती है। चेन फैन बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और उसके कदमों की आवाज दूर होती जाती है। दूसरी तरफ चू यू बेड पर पलटती रहती है। उसे नींद नहीं आती, क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उन पलों को भूल नहीं पाती जब वो सच में खुश थी। ब्रेकअप के बाद उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट बन चुका था, लोगों से दूर रहने का, उन पर भरोसा ना करने का। लेकिन आज जब चेन फैन उसके पास था, सिर्फ एक हग ने उसके दिल की धड़कन को फिर से तेज कर दिया। वो खुद को मेंटली कन्विंस करने की कोशिश करती है, पुराने अच्छे पलों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो यादें धीरे धीरे फिर से उभरने लगती हैं। इसी कंफ्यूजन में वो एक अजीब सा फैसला लेती है। वो ऐसे शहर में अपनी कंपनी की ब्रांच खोलने का सोचती है जहां क्लोथिंग बिजनेस का फ्यूचर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पीछे असली रीजन बिजनेस नहीं बल्कि चेन फैन के करीब रहना है। उसे लगता है कि अगर वो अपने दर्द को और बढ़ा देगी तो शायद वो खुद को महसूस कर पाएगी। अगले ही पल वो ड्राइवर और मैनेजर को कॉल करके साफ कहती है कि चेन फैन नाम का एम्प्लॉय कुछ दिनों के लिए उसका गाइड रहेगा। दूसरी तरफ लोग हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चू यू को किसी भी लड़के को अपने पर्सनल स्पेस में आने नहीं दिया, लेकिन आज एक एम्प्लॉय लगभग आधा घंटा उसके रूम में रहा। आखिर चेन फैन उसके लिए है कौन? सीन शिफ्ट होता है नाइट मार्केट पर, जहां चेन फैन अपनी माँ के लिए दवा लेकर आता है और देखता है कि उसकी माँ लियू चुपचाप स्टॉल लगा रही है। एक लड़की पोलाइटली
उसकी माँ से फोटोज लेने की परमिशन मांग रही होती है। लियू लू मना करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर चेन फैन पर पड़ती है और वो थोड़ा घबरा जाती है। चेन फैन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगता है। करीब 20 मिनट में वो स्टॉल का सारा सामान बेच देता है। उस दौरान वो लड़की बार बार उसे देखती रहती है, उसकी नजरों में कुछ अलग सा इंटरेस्ट होता है। लियू लू भी ये नोटिस कर लेती है और कैजुअली बातों बातों में लड़की से पूछती है कि क्या वो वीडियोस बनाती है। लड़की हाँ में जवाब देती है और बताती है कि वो अभी एक्सप्लोर कर रही है। चेन फैन ये सब इग्नोर करके स्टॉल समेटने में लगा रहता है। एक अच्छे बेटे की तरह वो हर चीज संभालता है। आखिर में वो सामान कार में रखता है और अपनी माँ को बैठाता है और लियू लियू मुस्कुराते हुए उसे पूछती है कि क्या उसे भी लगा कि वो लड़की उसे अलग नजर से देख रही थी, जैसे कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली हो। तुम कार में बैठे होते हो और तुम्हारी माँ लियू लियू हल्की मुस्कान के साथ तुम्हें समझाने लगती है कि वो लड़की लीशिया कितनी सिंपल और सेंसिबल है, उसे मटेरियल चीजों की ज्यादा परवाह नहीं लगती, यहाँ तक कि वो उसका कॉन्टैक्ट भी तुम्हारे लिए ले आई है। वो प्यार से कहती है कि उसका नाम भी कितना अच्छा है और तुम्हें थोड़ा ओबीडियंट बनना चाहिए। तुम चुपचाप उसका कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हो, लेकिन अंदर कहीं और ही चल रहा होता है। फिर वो कैजुअली पूछ बैठती है कि क्या तुम्हारा और चूचू का ब्रेकअप सिर्फ पैसों की वजह से हुआ, और समझाने लगती है कि 3 लाख युआन का बट्रोथल गिफ्ट यहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ा हाई साइड पर है। तुम बस इतना कहते हो कि लड़की चाहती थी कि घर उसके नाम पर हो और बात वहीं खत्म कर देते हो, लेकिन तुम्हारी माँ के चेहरे पर थकान साफ दिखती है। वो रात के सन्नाटे में खड़ी है और तुम रियर व्यू मिरर में उसे देखते हुए थोड़ा सीरियस हो जाते हो। तुम हल्के से कंप्लेन करते हो कि वो बेवजह छोटी छोटी चीजों के लिए इतना मेहनत कर रही है। दिन में बच्चों को पढ़ाना, दोपहर में फ्लायर्स बांटना, रात में स्टॉल लगाना, 2 महीने की मेहनत के बाद 20,000 युआन कमाना और फिर हॉस्पिटल जाकर इलाज करवाना, बड़ी मुश्किल से 30,000 युआन बचाना। तुम उसे अपने हेल्थ का ध्यान रखने को कहते हो, लेकिन वो हंसकर बात टाल देती है, कहती है कि बस थोड़ा टॉयज बेचती है, जैसे शॉपिंग करते हुए मजा आता है। फिर अचानक वो सीरियस होकर कहती है कि तुम सिर्फ पैसों की चिंता में शादी करने का प्रेशर मत लो। वो बताती है कि तुम्हारी बहन जैसी ले आओ कई बार कॉल कर चुकी है और तुम्हारे पिता का सारा कर्ज चुकाने को तैयार है। ले आओ का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक अलग ही इमेज उभरती है, एक ऐसी लड़की जो इस दुनिया से अलग लगती थी। बचपन में तुम किसी से नहीं डरते थे, लेकिन उसे जरूर डरते थे। वो हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती थी कि अगर स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया तो वो देख लेगी। फिर वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, लेकिन तुम दोनों कांटेक्ट में रहे। आज वो एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है, हर जगह उसकी पॉपुलैरिटी है और कभी तुमने उसे सीरियसली पसंद भी किया था, यहाँ तक कि उससे शादी करने की बात भी बोल दी थी। उस पर वो बस हंस दी थी और कहा था कि पहले अपनी माँ से पूछ लो। उस मासूम प्यार की यादें आज भी तुम्हारे साथ हैं और शायद इसलिए तुम हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड में उसी जैसी क्वालिटीज ढूंढते रहे। लेकिन अब बड़े होने के बाद सब बदल चुका है, चाहे पहले रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, अब एक अजीब सी दूरी आ चुकी है। और सच ये है कि जो लोग अलग दुनिया के होते हैं वो साथ नहीं चल पाते। तभी अचानक तुम्हें विलेज चीफ का कॉल आता है और वो एक्साइटेड होकर बताता है कि तुम कितने लकी हो, क्योंकि एक बड़े आदमी चू यू को ड्राइवर चाहिए और वो चाहती है कि तुम उसके साथ फील्ड जाओ। ये सुनकर किसी भी इंसान का सपना पूरा होने जैसा लगे, लेकिन तुम्हारे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। तुम्हें याद आता है उसका बिहेवियर, उसका गुस्सा, वो सारी फीलिंग्स, हेट, गिल्ट, कंफ्यूजन सब एक साथ उभर आते हैं। तुम मना करना चाहते हो, लेकिन जानते हो कि अब तुम दोनों एक ही जगह पर हो और उसके सामने ना कहना पॉसिबल नहीं है। मिस्टर जेंग तुम्हें वार्निंग देता है कि कल सुबह 8 बजे होटल पहुंच जाना, उसके साथ रहना और उसे बिल्कुल भी नाराज मत करना, वरना जॉब और सैलरी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। ये सब सुनकर तुम खुद से ही इरिटेट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे पास्ट की गलतियों का रिजल्ट है। तुम याद करने लगते हो कि क्या तुमने कभी सच में चुयूयू के साथ अच्छा बिहेवियर किया था। हर बार जब वो नाराज होती थी तुम उसे इग्नोर करते थे, जब तुम नाराज होते थे तो दोस्तों के साथ निकल जाते थे। वो अंदर से शाई थी, लेकिन तुम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। आज जब तुम नीचे गिर चुके हो तब तुम्हें अपने पुराने एक्शन समझ आने लगे हैं। इसीलिए ब्रेकअप के वक्त तुम आसानी से अलग हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रही, कभी गिल्ट बनकर, कभी गुस्से के साथ और कभी एक अधूरी फीलिंग की तरह। लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अगला दिन और भी बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा, क्योंकि चू यूयू को लेने जाने से पहले ही तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो। और दूसरी तरफ मिस्टर सन घबराया हुआ चू यूयू के पास जाता है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत लोगों को देख चुका है, लेकिन फिर भी चू यूयू के सामने उसकी आंखें उठाने की हिम्मत नहीं होती, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बार सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही होती है, क्योंकि मिस्टर सन खुद अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि कहीं वो चू यूयू के गुस्से का सामना करते हुए कुछ गलत ना बोल दे। थोड़ी हेजिटेशन के साथ वो बताता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया है, जहां बताया गया कि चेन फैन ने किसी को अपने एरिया में पकड़ लिया और उससे ब्रेकअप फी मांग रहा था। अभी तक सिचुएशन फुल फाइट में नहीं बदली है, लेकिन मामला सेंसिटिव है। ये सुनते ही चू यूयू को पिछली रात वाला कॉल याद आता है, जहां चेन फैन ने साफ कहा था कि उसने उस लड़की को छुआ तक नहीं, लेकिन अब उसके लिए उस बात पर भरोसा करना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी नजर में चेन फैन हमेशा से एक लायर रहा है। कभी के टीवी जाने की बात छुपाई, कभी बाहर घूमने को घर पर आराम बताकर झूठ बोला। हर छोटी बात में उसे धोखा ही मिला। चू यूयू बिना कुछ कहे धीरे से उठती है,
जैसे कोई फैसला ले चुकी हो। दूसरी तरफ मिस्टर सन समझ जाता है कि चेन फैन के लेट होने से उसने लिंचेंग की सबसे पावरफुल वुमन को नाराज कर दिया है। चू यूयू कामली अपना हैंडबैग उठाती है और ड्राइवर को निकलने को कहती है, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा स्टेटमेंट देती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है कि उसका 9 मिलियन युआन से भी ज्यादा का एक्सपेंसिव वॉच गायब हो गया और कल से अब तक उसके रूम में सिर्फ चेन फैन ही आया था, इसीलिए पुलिस को उसी डायरेक्शन में चेक करना चाहिए। ये सुनते ही केस सीधा चेन फैन पर आ जाता है। कार में बैठने के बाद ड्राइवर कैजुअली बोल देता है कि वो आदमी दिखने में तो सीधा था लेकिन निकला चोर। लेकिन इस बार चू यूयू को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अचानक उससे घिन सी महसूस होने लगती है। उधर पुलिस स्टेशन में चेन फैन अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है, जहां मामला उतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि सामने वाला पहले ब्लैकमेल कर रहा था और उसने ही पहले पुश किया था। लेकिन असली प्रॉब्लम अब ये नहीं रही। असली सवाल ये है कि क्या चेन फैन इस सिचुएशन से बच पाएगा या नहीं। तभी अचानक कुछ पुलिस ऑफिसर्स रूम में आते हैं, जिनमें से एक सीनियर ऑफिसर चीफ लियू साफ दिख रहा होता है। उसकी नजर ठंडी और सीरियस है। वो सीधे सवाल करता है कि भाई चूचू के साथ उसका रिश्ता क्या है। चेन फैन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अचानक टॉपिक बदल चुका है। फिर उसे बताया जाता है कि चू यूयू का करोड़ों का वॉच गायब है और सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही है। अब चेन फैन को महसूस होने लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसे खुद भी डाउट होने लगता है कि कहीं ये पूरा मामला उसी वॉच की वजह से तो नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन उसे अपने घर की होती है। उसकी माँ को रोज कई तरह की मेडिसिन लेनी होती है, अगर वो ना बताए तो वो भूल जाती है। ये सब सोचकर उसका पेशेंस टूटने लगता है। चीफ लियू बार बार पूछता है, लेकिन जब उसे कोई सॉलिड आंसर नहीं मिलता तो उसका एक्सप्रेशन और सख्त हो जाता है। वो इनडायरेक्टली प्रेशर डालता है कि अगर इतने बड़े अमाउंट का थेफ्ट प्रूव हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। लेकिन चेन फैन को चू यूयू की असली इंटेंशन समझ नहीं आती। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर साफ कह देता है कि चू यूयू उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उनके बीच पहले से इश्यूज रहे हैं। हो सकता है ये सब जानबूझकर उसे फंसाने के लिए किया गया हो। चीफ लियू सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है क्योंकि एक तरफ होटल का हाई प्रोफाइल गेस्ट है और दूसरी तरफ एक यंग एम्प्लॉई। वो कैजुअली पूछता है कि क्या चेन फैन ने कल शराब पी थी या नहीं। चेन फैन खुद को संभालते हुए अपने बैकग्राउंड की बात करता है, बताता है कि वो लिंचेंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और उसके पिता चेन चेन जियांग थे, वही आदमी जो सालों पहले एक बड़े कंट्रोवर्सी के बाद सुसाइड कर चुके थे। ये नाम सुनते ही कुछ ऑफिसर्स के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं क्योंकि लिंचिंग में ये नाम आज भी इंपैक्ट रखता है। चेन फैन आगे बताता है कि उसका परिवार भले ही अब गरीब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सामान चुराएगा। चीफ लियू का एटीट्यूड थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वो कहता है कि अगर एविडेंस होगा तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बिना प्रूफ के सिर्फ आरोपों पर कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरकार कोई सॉलिड एविडेंस ना मिलने की वजह से इंटेरोगेशन टेम्पोरेरीली खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सिचुएशन अब भी पूरी तरह अनरिजॉल्व्ड रहती है, जैसे असली खेल अभी शुरू हुआ हो। इस पूरे मेस के बीच चेन फैन का दिमाग लिटरली फटने वाला होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। तभी अचानक वो देखता है कि एक मास्क पहनी हुई वुमेन और उसके साथ एक हल्का सा कमजोर दिखने वाला आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो पास आती है उसकी आवाज सॉफ्ट और कंट्रोल्ड होती है। वो काल्मली अपना परिचय देती है कि वो चू यूयू है और इस मामले में खुद बात करने आई है क्योंकि वो वॉच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां मौजूद सुपरवाइजर भी तुरंत रिस्पेक्टफुल हो जाता है और बिना सवाल किए उसे अंदर जाने देता है। बाहर खड़े लोग क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक तरफ चू यूयू का क्लेम है कि चेन फैन सबसे बड़ा सस्पेक्ट है और दूसरी तरफ चेन फैन साफ कह चुका है कि ये सब उसे फंसाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये साफ था कि यहाँ सिंपल केस नहीं बल्कि ओल्ड लव और हेट्रेड का कॉम्प्लिकेटेड क्लैश चल रहा है। सुपरवाइजर क्यूरियोसिटी में अंदर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन चू यूयू उसे पोलाइटली रोक देती है और मजबूरी में उसे बाहर से ही इंटरनल स्क्रीन पर देखना पड़ता है क्योंकि मामला सेंसिटिव है और छोटा सा मिस्टेक भी बड़ा इशू बन सकता है। चू यूयू काल्मली अंदर आती है, अपने असिस्टेंट से फाइल लेकर उसे बाहर वेट करने को कहती है और फिर सीधे चेन फैन के सामने बैठ जाती है। चेन फैन के मन में सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वो खुद यहाँ क्यों आई है। बिना घुमाए चू यूयू पूछती है कि क्या ये सब ब्रेकअप फी के डिस्प्यूट की वजह से हुआ और चेन फैन इस बात को डिनाई नहीं करता। उसके दिमाग में अभी भी वही पुरानी चू यूयू है, जेंटल, केयरिंग, ओबीडियंट, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन वो भी समझता है कि जितना ज्यादा वो उसे कंफर्ट करता गया उतना ही उनका रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता गया। चू यूयू भी उसी पास्ट को याद करते हुए कहती है कि उस समय वो इतनी एवरेज थी कि छोटे मोटे सेलिब्रिटीज भी उसे इग्नोर कर देते थे, फिर भी चेन फैन ने उसे चूज किया और खुद को फूलिश कहकर हल्का सा ताना मारती है। लेकिन तुरंत टोन बदलते हुए वो कहती है कि प्यार में लॉजिक नहीं होता और उस वक्त उसका गोल लव नहीं बल्कि एक बच्चा था ताकि उसकी माँ की जिंदगी में कुछ खुशी आ सके। फिर अचानक वो टॉपिक बदलती है और सीधे वॉच की बात उठाती है और शॉकिंग तरीके से एडमिट करती है कि अगर वो चाहे तो आसानी से उसे फंसा सकती है, बस वॉच को उसके लॉकर में रखवा दे और एविडेंस खुद बन जाएगा। ये सुनकर चेन फैन समझ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। उसकी आवाज हल्की पड़ जाती है। वो बस इतना कहता है कि वो जेल नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपनी
अपनी माँ का ख्याल रखना है। चू यूयू उसे रोकते हुए कहती है कि उसे अब नाम से बुलाए क्योंकि वो अब पहले वाली लड़की नहीं रही। चेन फैन भी साफ बोल देता है कि अब उसे बच्चे की तरह हैंडल करने की जरूरत नहीं है और भले ही वो परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था लेकिन उसने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। चू यूयू उसकी बात सुनते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और याद करती है वो पहला दिन जब उसने उसे दूर से दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा था। उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी कि नजर हटाना मुश्किल था, लेकिन आज वही स्माइल बिल्कुल बदल चुकी है। अब उसमें सिर्फ प्रोफेशनलिज्म और मजबूरी है। ये चेंज उसके दिल को छुपता है। तभी वो फाइल से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसके सामने रखती है और कैजुअली कहती है कि अगर चाहे तो इसे साइन कर सकता है। चेन फैन जैसे ही उसे पढ़ता है उसे समझ आता है कि ये एक तरह का स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो उसे 3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल में रखेगा। चू यूयू पेशेंटली उसका रिएक्शन देखती रहती है और उसे इनडायरेक्टली प्रोवोक करती है कि अगर वो उस रैंडम लड़की से शादी की बात कर सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर वो साफ ऑफर देती है। पहले उसने उसे 8 मिलियन युआन दिए थे, अब वो उसे सीधे 10 मिलियन युआन दे सकती है अगर वो साइन कर दे। लेकिन चेन फैन के लिए पैसा अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया क्योंकि उसे याद है कि उसके पिता ने उसकी माँ के लिए पहले ही सिक्योरिटी छोड़ दी थी। विला, हाउसेस और मॉरल ड्यूटी के अलावा उस पर कोई लीगल प्रेशर नहीं है। चू यूयू पेन उसकी तरफ फेंकते हुए आखिरी अल्टीमेटम देती है कि अगर वो साइन कर देता है तो वो अभी यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अगर नहीं करता तो ये भी पॉसिबल है कि वो मिसिंग वॉच अचानक उसके ड्रॉर में मिल जाए। ये सुनकर चेन फैन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो सीधा उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि अगर वो रिवेंज लेना चाहती है तो वो अपनी जान तक दे सकता है, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। और यहीं पर सीन एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर आकर रुक जाता है। चेन फैन की आवाज इस बार भारी हो जाती है। वो धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहता है कि माँ के जाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते में उसके बाल सफेद होने लगे थे। अब उसमें फिर से कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं बची। वो सीधा चू यूयू से कहता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, ना ही वो उसके साथ दुश्मनी रखना चाहता है। बस उसे छोड़ दे और खुद को भी इस नफरत से आजाद कर दे। लेकिन चू यूयू की उंगलियां उसके रिस्ट पर बने उस टैटू को धीरे धीरे छूती हैं, जैसे हर दर्द फिर से जिंदा हो रहा हो, और उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा साफ दिखता है। वो कहती है कि उसकी पूरी सक्सेस का रीजन ही ये है कि वो उस इंसान को पछताने पर मजबूर करे जिसने उसे तोड़ा था। फिर वो उसे कैसे छोड़ सकती है? वो साफ बोल देती है कि उसे बदनाम होने का भी डर नहीं। जब तक चेन फैन साइन नहीं करेगा वो कभी पीछे नहीं हटेगी। उसकी आवाज टूटती है लेकिन शब्द और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो मानती है कि वो उससे अपने परिवार से भी ज्यादा नफरत करती है। जब वो उसे पसंद करती थी तो उसके लिए मरने को तैयार थी, लेकिन चेन फैन ने उसे सच में मरने के कगार पर छोड़ दिया। 3 साल तक उसने 8 मिलियन युआन से ज्यादा पैसे बचाए, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन जब चेन फैन को जरूरत पड़ेगी तो वो उसे इम्प्रेस करेगी, उससे तारीफ सुनेगी। लेकिन अब वो सवाल करती है कि अगर प्यार नहीं था तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? सिर्फ उसकी खूबसूरती और पॉजेसिव डिजायर के लिए? चेन फैन लंबे समय तक चुप रहता है। उसे पता है कि अभी कुछ भी बोलना आग में तेल डाल सकता है। वो वेट करता है कि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो, फिर धीरे से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। कहता है कि वो उसके साथ रह सकता है, ड्राइवर बन सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे शहर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ उसकी प्रायोरिटी है। ये सुनकर चू यूयू का दिल थोड़ा ढीला पड़ता है। वो मान जाती है कि ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जा सकती है। चेन फैन भी कहता है कि जहां उसकी माँ इन्वॉल्व होगी वहां वही पहले आएगी। ये सुनकर चू यूयू धीरे धीरे काम होती है और आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करवाने के लिए यांग को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन साफ कहती है कि अब जब वो यहाँ है तो उसे साइन करना ही होगा, वरना निकलने का कोई रास्ता नहीं। बाहर मॉनिटरिंग देख रहे डायरेक्टर लियू को ये सब ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इंट्रोगेशन रूम कब डेटिंग प्लेस बन गया। और सबसे खतरनाक बात ये कि ये खबर बाहर फैल चुकी है। शहर में लोग इस केस को नोटिस करने लगे हैं। वो बस यही चाहता है कि समहाउ ये दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएं। अंदर साइलेंस को तोड़ते हुए चेन फैन रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो फोन यूज करके अपनी माँ को बता सकता है कि वो सेफ है, लेकिन चू यूयू तुरंत मना कर देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो कभी भी जा सकता है, बल्कि वो चाहे तो उस ब्लैकमेल वाले केस में भी मदद कर सकती है, बशर्ते उसकी बात सच हो कि उसने उस लड़की को छुआ नहीं। फिर वो एक और वार करती है, पूछती है कि इतनी बार रिलेशनशिप में रहने के बाद भी वो सही इंसान पहचान नहीं पाया या जानबूझकर इग्नोर करता रहा। चेन फैन के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। वो मानता है कि पिछले 3 सालों में उसने कई लड़कियों के साथ गलत किया है, चाहे वो उसकी माँ की पसंद हो या किसी और की रिकमेंडेशन। चू यूयू उसकी ये बात सुनकर और ठंडी हो जाती है। वो बताती है कि ब्रेकअप के बाद उसने भी कई लोगों से रिश्ता बनाया, लेकिन हर बार उसे ये एहसास हुआ कि उसने पहले चेन फैन को ही सब कुछ मानकर कितनी बड़ी गलती की थी, क्योंकि बाकी लोगों के सामने चेन फैन सबसे नीचे लेवल का निकला। ये सुनकर चेन फैन पहली बार थोड़ा इमोशनल होकर पूछता है कि आखिर उनके बीच इतनी नफरत क्यों है? क्या उसकी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता? क्या एक नई शुरुआत पॉसिबल नहीं? लेकिन चू यूयू ठंडे अंदाज में कहती है कि वो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि चेन फैन ने उसे कभी बचाया था, और वो भी ऐसे नहीं जैसे कोई हीरो बचाता है, बल्कि उस वक्त वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। इसीलिए वो कहती है कि ये सब उसका रीपेमेंट है। वो साफ ऑफर रखती है कि 3 साल के लिए 10 मिलियन युएन की सैलरी, जो उसके करंट सैलरी से कई गुना ज्यादा है, और साथ में
कॉन्ट्रैक्ट वर्क की फ्रीडम भी, लेकिन चेन फैन अब भी साइलेंट रहता है। उसे समझ नहीं आता कि चू यूयू का असली मकसद क्या है। वो बस केयरफुल रहता है कि कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाए। इसी बीच वो टॉपिक डाइवर्ट करने की कोशिश करता है और कैजुअली उसके हाई प्रोफाइल बॉयफ्रेंड्स की बात छेड़ देता है। ये सुनते ही चू यूयू इंस्टिंक्टिवली अपने रिस्ट को पकड़ लेती है, जैसे कोई पुराना दर्द ट्रिगर हो गया हो, और गुस्से में कहती है कि वो इस लायक नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सुने। बार बार इंसल्ट होने के बाद भी चेन फैन खुद को रोकता है, अंदर से टूटते हुए भी बस हाँ में हाँ मिलाता है, जैसे उसने पूरी तरह खुद को सरेंडर कर दिया हो। और यहीं पर कहानी एक और इमोशनल और डेंजरस मोड पर खड़ी हो जाती है। चेन फैन इस बार एक अजीब काम लेकिन चुभने वाले अंदाजों में बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि जितनी भी लड़कियों से वो मिला उनमें चू यूयू सबसे अलग थी, सबसे हाई लेवल, खासकर उसका कैरेक्टर। वो उसे व्हाइट लोटस जैसा शांत दिल वाला बताता है, लेकिन साथ ही उसकी टेनेसिटी और रूथलेसनेस की भी तारीफ करता है कि कैसे उसने कभी पैसे की कमी के बावजूद रिच सेकंड जनरेशन लोगों के आगे झुकना एक्सेप्ट नहीं किया। ये सब सुनकर चू यूयू धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें सीधा चेन फैन पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसके हर शब्द को काट कर समझ रही हो। फिर वो अचानक उसके सारे एक्शंस को एक एक करके गिनाती है। पहले उसे घुटनों पर बैठाकर अपने पैर धुलवाना, फिर जॉब देना, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कंट्रोल करने की कोशिश, और फाइनली ये कहना कि वो उसके साथ रिलेशन में था और उसे ब्रेकअप फी भी दी थी। उसकी आवाज में इरिटेशन साफ होता है। वो कहती है कि अगर उसकी बातें खत्म नहीं हुई हैं तो वो जारी रख सकता है, लेकिन उसे ये सब सुनना बोरिंग लग रहा है। साथ ही वो एक डेंजरस वार्निंग भी देती है कि अगर वो ज्यादा प्रोवोक हुआ तो अगली ही सेकंड वो मिसिंग वॉच उसके ड्रॉर में मिल सकती है। ये सुनकर चेन फैन अंदर से घुटने लगता है। उसका गुस्सा बाहर नहीं आ पा रहा, जैसे वो खुद को रोक रहा हो। चू यूयू उसे क्यूरियोसिटी से देखती है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं। जब वो उसे चेस कर रही थी तब उसने उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई चीप इंसान हो। उस वक्त भी वो उसे 20,000 यूएन हर महीने देती थी, जबकि उससे पहले भी कई रिच लोग उसे परस्यू कर चुके थे, लेकिन वो सब कम से कम रिस्पेक्ट दिखाते थे। चेन फैन के वर्ड्स हमेशा इतने ब्लंट होते थे कि सुनकर थप्पड़ मारने का मन करता था, लेकिन वो खुद को रोक लेती थी, क्योंकि वो उसे पहले से ही सीक्रेटली पसंद करती थी। वो उसे दूर से देखती रहती थी, पास आने की हिम्मत नहीं होती थी, और रिलेशनशिप में भी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। उसे हमेशा डाउट रहता था कि चेन फैन के दिल में उसकी कोई जगह है या नहीं, और हर बार टेस्ट करने पर उसे आंसर मिलता था, हाँ कहीं ना कहीं थी। इसीलिए आज भी वो उसे प्रोवोक करती है, उसे इंसल्ट करवाती है, फेक बॉयफ्रेंड्स की बात करती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी रिएक्शन क्या होगी। तभी पुलिस रूम का दरवाजा नॉक होता है और लंच बॉक्सेस अंदर भेजे जाते हैं। चू यूयू कैजुअली कहती है कि उसे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से इतना अच्छा खाना आया है, वरना शायद उसे बाहर से ऑर्डर करना पड़ता। चेन फैन अभी भी चुप रहता है, जबकि चू यूयू आराम से खाना खाने लगती है। खाते खाते वो कैजुअली उसके पिता के डेट के बारे में पूछती है, जैसे उसके पुराने घाव फिर से कुरेद रही हो। चेन फैन उसे ध्यान से देखता है। मास्क हटने के बाद उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, स्किन बेटर, ऑनरा काम और पावरफुल। वो सोचने लगता है कि शायद उसे कभी उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लड़की सिर्फ उसी की हो सकती थी। तभी चू यूयू उसे इशारा करती है कि वो भी बैठकर खाए, और चॉपस्टिक्स उसकी तरफ फेंक देती है। फिर वो बिल्कुल बॉस की तरह इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देती है कि उसे फ्यूचर में स्मार्ट बनना होगा, उसकी पसंद नापसंद याद रखनी होगी, उसे सर्व करना सीखना होगा। साथ ही वो वार्निंग देती है कि अगर उसने उसे फिर डिससैटिस्फाइड किया तो वो उसकी सैलरी से 10,000 यूएन काट देगी। चेन फैन ये सब सुनकर अंदर से हिल जाता है। वो सीधे पूछता है कि क्या उसे ये सब करना मजेदार लगता है। चू यूयू ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसे साइन करने की कोई मजबूरी नहीं, लेकिन अगर साइन नहीं करेगा तो वो यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा, और अगर साइन करता है तो उसे ये सब एक्सेप्ट करना ही होगा। वो साफ कहती है कि उसे सॉफ्टनेस की उम्मीद ना रखे, क्योंकि उसने अपने ही पिता को ब्लैकमेल केस में जेल भेजा है, और अपनी माँ और भाई को भी पुलिस में देकर उनका हंगामा खत्म करवाया है। अब कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। आखिर में वो कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रीपेमेंट है उस फेवर का, और अगर वो उसके साथ काम करेगा तो भले ही मुश्किल हो, लेकिन 10,000 युआन पर डे की सैलरी दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। और इसी मोमेंट पर पावर, रिवेंज और ट्विस्टेड लव का ये खेल और भी गहरा हो जाता है। चेन फैन के अंदर उस वक्त एक कड़वा सा सच घूम रहा होता है कि एक ऐसा कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो भी लाइफ को लॉटरी की तरह ट्रीट कर रहा था। लेकिन असली गेम तो चू यूयू खेल रही थी। वो खुद जीतने के बजाय दूसरों को जीतने देती थी, और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती थी। चेन फैन उसके कैरेक्टर को इंटरनली जज करता है, उसे थोड़ा अनप्लेजेंट मानता है, लेकिन फिर भी ये मानता है कि ये सब उसके मूड को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अब तक वो खुद भी लोगों को हर्ट करता आया है, और अब शायद उसे खुद ये सब सहना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ चू यूयू के अंदर भी कोई सॉफ्टनेस नहीं बची। उसकी हर बात में हल्की सी टॉक्सिसिटी और हिडन मैलिस महसूस होती है। दोपहर के करीब 3 बजे यांगे मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है, जो बेसिकली एक कस्टमाइज्ड ट्रैप जैसा होता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऊपर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह कंट्रोल करने वाला लीगल वेपन है। मतलब चेन फैन जैसे ही साइन करता है, वो टेक्निकली खुद को उसके हाथों सौंप देता है, और जब चाहे वो उसे लीगली दबा सकती है। चेन फैन ये सब समझ
समझते हुए भी साइन कर देता है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, जैसे वो अंदर से टूट गया हो। चू यूयू ये नोटिस करती है, लेकिन इस बार वो उसे और पुश नहीं करती, क्वाइटली रूम से बाहर निकल जाती है, जैसे अब गेम का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका हो। वो सीधे केस विथड्रॉ करने निकलती है। वैन बियाओ की मिसिंग वॉच वाली कंप्लेनेंट अब ऑफिशियली ब्लैकमेल केस में कन्वर्ट हो जाती है और चेन फैन को इस मेस से टेम्परेरी बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बाहर से नॉर्मल दिखने वाली इस सिचुएशन के पीछे चू यूयू अभी भी सब ऑब्जर्व कर रही होती है। वो सर्वेलेंस के थ्रू बाय चूचू को देखती है, एक अट्रैक्टिव लड़की, गुड फिगर, लेकिन क्लियरली वो लेवल नहीं जहां चू यूयू खड़ी है। उसे ये भी लगता है कि शायद चेन फैन ने सच में उसे टच नहीं किया होगा, क्योंकि वो हमेशा से थोड़ा सेलेक्टिव रहा है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद चू यूयू उसे सीधे मॉल ले जाती है, जहां हर चीज एक्सपेंसिव है, हजारों से लेकर लाखों तक के कपड़े। वो कैजुअली एक हाई एंड सूट उठाती है और चेन फैन को ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ शॉपिंग नहीं है, ये एक मेमोरी ट्रिगर है, क्योंकि यही वही मॉल है जहां रिलेशनशिप के पहले दिन चेन फैन उसे लाया था और उसे फोर्स किया था एक्सपेंसिव कपड़े खरीदने के लिए, जबकि उस वक्त वो दूर से सिर्फ ड्रेसेस देख पाने की हिम्मत करती थी। फिटिंग रूम के सामने खड़ी चू यूयू धीरे से अपने रिस्ट को टच करती है, जहां वो टैटू बना हुआ है, एक ऐसा मार्क जो उसने पेन याद रखने के लिए बनवाया था। वो खुद को कई बार समझा चुकी है कि वो चेन फैन को भूल चुकी है, लेकिन हर बार कुछ छोटे मोमेंट्स उसकी याद को वापस ले आते हैं और हर बार दर्द डबल हो जाता है। और अब जब वही लड़का उसके सामने खड़ा है, पूरी तरह उसके कंट्रोल में, तो उसके अंदर एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन है। उसके दिमाग में साफ चल रहा है कि इस बार चेन फैन कहीं नहीं जा सकता। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो बस शुरुआत है, अगर वो चाहे तो इसे लाइफ लॉन्ग चेन बना सकती है। और इसी थॉट के साथ स्टोरी एक डेंजरस इमोशनल ट्रैप में और गहराई तक डूब जाती है।